नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पशु परिचय की फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की, जो पूर्णतया एनसीईआरटी बुक्स एवं बोर्ड की किताबों पर आधारित है। तो बिना समय खराब किए अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने राजस्थान के जैसलमेर से थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, सभी को पता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ट्रिक थी अपनी याद करने की ABCD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तीसरे प्रश्न को बाद में रखेंगे, पहले चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई। तो ये अपने राजस्थान के उदयपुर में रखी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। फिर अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल किसने खोले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थान कविता मुक्ति के लेखक कौन है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर होगा मितेश निर्मोही। मितेश निर्मोही मुक्ति के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 के भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामावतार गोदारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण को और क्या कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को ध्यान रखें, अपसारी दर्पण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्र अक्षयों का नियम वंशागति का आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम ये भी वंशागति का नियम है जो एक संकर संकरण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभ्रंशन यानी एब्रीडेशन का नियम। फिर अगला प्रश्न है, जुगाल क्या है। पशु जो जुगाली करते हैं वो क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ शाकाहारी में पूर्ण पाचित भोजन, दूसरा है मांसाहारी में आंशिक रूप से पाचित भोजन, तीसरा है मांसाहारी में पूर्ण पाचित भोजन, चौथा है पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। तो ध्यान रखना, जुगाली पशुओं में आंशिक रूप से पचित भोजन होता है। फिर अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोमिया गिल्स। एक प्रश्न और आनुवंशिकता से है कि वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने। तो ध्यान रखें, वंशागति के नियम जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिए थे सर्वप्रथम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है। तो दही बनता है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। फिर अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना, ध्यान रखिए ये संलेपन कहलाता है। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, जब आप गर्म करोगे और ठोस द्रव में पिघल रहा है मतलब वो गल रहा है, तो इसका गलन हो जाएगा, यानी बी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा, ए के अंदर फोर्थ हो जाएगा। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, ठंडा करने पर अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको संघनन कहते हैं। चौथा है गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना, वो हो जाएगा वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी सी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कि जो रसोई गैस में ईंधन प्रयोग में लेते हैं वो द्रव अवस्था में होता है। जब ये सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो ये गैस बन जाता है। ये परिवर्तन ए दर्शाया हुआ है, ये पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन कह रहा है कि इसके बाद ये जलता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है। नीचे लिखे कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, अपने को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो पहला देखो, ये जो द्रव अवस्था में ईंधन है वो बाहर आने पर गैस बन रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। और जो सेकंड है वो जल रहा है, इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। अब अपने को सबसे उपयुक्त पकड़ना है। प्रक्रिया बी परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है।
दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है ए और बी में से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा कह रहा है प्रक्रिया ए यानी परिवर्तन ए एक रासायनिक परिवर्तन है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमशैल यानी आइसबर्ग का पिघलना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से दो प्रश्न आ गए, मतलब जो अगली शिफ्ट के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पुटअप ज्यादा हो रहे हैं। फिर अगला है, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा क्या बनने के कारण होता है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनने के कारण सेब का कलर चेंज हो जाता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर होगा रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। दोस्तों गूगल सर्च करते हो आप या और कुछ देखते हो तो वहाँ अलग अलग नाम आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखें। आर्थिक समीक्षा उठाइए, उसमें स्पष्ट ये नाम लिखा हुआ है, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है? अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा आपके 183। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो राइट आंसर आएगा 1264। दोस्तों मैथ के प्रश्नों में मैं ज्यादा समय खराब नहीं कर रहा हूं, सीधे आंसर बता रहा हूं। आप सॉल्यूशन चाहिए आपको तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिसे 149, 248, 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर क्या है? 12। फिर अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, वो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1584। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, रोहन एक कलाई कड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत है 35%। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो ध्यान रखें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 10 राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी, दिल्ली और पंजाब में स्थित है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है बूंदी। बूंदी के अंदर ध्यान रखिए खूब सारी बावड़ियां हैं, बूंदी बावड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो ध्यान रखिए, देखो सर्वाधिक तो जयपुर में है, परंतु सेकंड जो स्थान है वो जोधपुर का है। जोधपुर से थोड़ी सी ही जनसंख्या अलवर की कम है। कई जगह राइट आंसर अलवर माना हुआ है, पर जो आप लेटेस्ट आंकड़ा देखोगे, ताजा आंकड़े देखोगे, उसमें जोधपुर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? तो देखिए जल के ऊपर तैरने वाली वस्तुएं कौन कौन सी? जल के ऊपर वही वस्तुएं तैरेगी जिनका घनत्व जल से कम है। तो देखो हवा से भरा हुआ गुब्बारा ये जल के ऊपर तैरेगी। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, नरम धातु है। पोटेशियम एक नरम धातु है, ये दोनों जल के ऊपर तैरती है। सोने की अंगूठी ये ठोस धातु है। स्टील एक मिश्र धातु है, ये दोनों जल के अंदर नहीं तैरेगी। तो ए, बी और सी ये 3 वस्तुएं ऐसी है जो जल के ऊपर तैरेगी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन छांटने अपने को। पहला है अधात्वे द्रव्य की तीनों अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल तीनों अवस्था में पाई जाती है, ये राइट आंसर। फिर ये कथन सही है। दूसरा है हीरे को छोड़कर सभी अधात्वें तन्य होती है। ना जी, बिल्कुल नहीं होती है, ये गलत है।
ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, बिल्कुल ये गलत है। हीरा सबसे कठोर अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये सही है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, बिल्कुल ये सही है। तो अपने को क्या छांटना था? गलत छांटना था। तो गलत कौन कौन से हैं? बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो देखो दोस्तों, जो खाने के बॉक्स होते हैं उन पर टिन की परत लगाई हुई होती है। वो इसलिए लगाई हुई होती है अंदर की ओर, क्यों? क्योंकि वो कम क्रियाशील होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा क्रियाशील होगी तो भोजन के साथ क्रिया करके कुछ दूसरा एलिमेंट बना लेगी, दूसरा यौगिक बना लेगी। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी चीज लेनी है जो कम क्रियाशील है। अब देखो, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा अधिक शब्द दिया हुआ है या निष्क्रिय शब्द दिया हुआ है। निष्क्रिय तो नहीं है, आप जानते हो निष्क्रिय तो कैसे है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जिंक टिन से कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील होने के कारण टिन अपन काम में लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया है फास्फोरस, बिल्कुल यही हो जाएगा। पारद आपको ध्यान है एक लिक्विड है धातु है, बाकी दो को आप पहचान सकते हो, दोनों के नाम के पीछे UMR है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प चयन कीजिए। तो गलत विकल्प क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की जो 12वीं राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2020-21, 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से अपने को सही आंसर पकड़ना है। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न, शैक्षणिक कॉलेजों में कॉलेज कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, इसके लिए जो योजना शुरू की गई है वो है मुख्यमंत्री कौशल निर्माण योजना, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो देखो, जहां उत्पाद की बात आ जाती है वो वाणिज्य मंत्रालय हो जाता है सीधा सा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिक्स करना है। तो पहला दिया हुआ है कि सागवान वृक्ष से क्या करते हैं? तो ध्यान रखना, सागवान वृक्ष से कृषि के औजार बनाए जाते हैं। फिर दूसरा है सालार वृक्ष से पैकेजिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं। तीसरा है धोक को जलाकर कोयला बनाया जाता है। और चौथा है सेवन और धमन, ये पशु चारा है। देखो, आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हो सेवन और धमन से कि डी के अंदर 2 आएगा, डी के अंदर 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। पेपर बहुत सरल आया दोस्तों, इस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि फाइनल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जीवाश्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, जो जैसलमेर में और बाड़मेर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, कौन कौन से राज्य की इसमें हिस्सेदारी है? तो ध्यान रखें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये और 8 वर्ष में 9,800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी 12%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साधारण ब्याज समान दर पर x 2 वर्षों के लिए y को 8,000 रुपये ऋण देता है, z को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये ऋण देता है। x दोनों में से कुल 2400 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 6%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथ के प्रश्न भी सरल हैं, ब्याज में से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। देखिए लगातार 4 प्रश्न आ गए ब्याज के। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 है और वार्षिक ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 3 सही 1/3%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने समय में 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 हो जाएगी? यदि ब्याज त्रैमासिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 माह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो विभिन्न प्रकार के धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है, वो कहलाता है, नाम से पता चल रहा है, एक तारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया और निर्माण कार्य कब तक जारी रहा? तो ये निर्माण कार्य 90 वर्षों तक जारी रहा था। फिर अगला है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोथड़ा पहनते हैं, ध्यान रखें। चलें आगे। अगला प्रश्न है, मारेक रोग एक सामान्य रोग है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना ये कुक्कुट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुग्याल क्या है? अच्छा प्रश्न पूछा है। कश्मीर में शुष्क वन क्षेत्र, उच्च पर्वतों के विस्तृत और साटुल क्षेत्र, बर्फ आच्छादित पर्वत शिखर और कुमाऊं में शुष्क वन क्षेत्र। तो देखो बुग्याल क्या है? बुग्याल है कश्मीर में गढ़वाल वाला इलाका, कुमाऊं वाले इलाकों के अंदर जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको आप बुग्याल बोलते हो। अब इसका राइट आंसर क्या? देखो कुमाऊं इसमें दिया हुआ है अलग से, गढ़वाल भी दिया हुआ है, तो वहाँ कश्मीर की जगह उत्तराखंड होता तो ज़्यादा सही था। तो मैं तो यहाँ इस प्रश्न में कुमाऊं के शुष्क वन क्षेत्र के साथ जाऊंगा। मारू राय का पशु चारकों का आश्रय उस राय का समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने। तो ध्यान रखें, राय का ऊंट पालक जाति है, ऊंटों को पालते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? तो देखो जर्सी विदेशी नस्ल हो गई, ब्राउन स्विस विदेशी हो गई, हॉलिस्टीन फ्रीजियन विदेशी हो गई। तो इस प्रकार से हो जाएगा BDE यानी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है? तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख बांध परियोजना है, उसी का जल राजस्थान में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। अगला है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। बड़ा सरल प्रश्न है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म व धूल भरी हवाएं कहलाती है लू। दोस्तों पेपर का स्टैंडर्ड बहुत लो है, इस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना है, या फिर यह हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस पेपर को सबसे सरल पेपर मान लिया जाए, इसी को आधार मानकर नॉर्मलाइजेशन हो, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वो स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6। फिर अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो और तो A + B अनुपात 3 A - B क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या 40 होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? लाल सिंधी देशज है, साहिवाल देशज है, थार पारकर देशज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। जर्सी एक ऐसी नस्ल है जो विदेशी नस्ल है। अगला है, पशुओं का खुरपका मुंह पका रोग है। तो ध्यान रखें, ये एक विषाणु जनित रोग है। पशुपालन में से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं ऐसे लग रहा है। मैथ और साइंस के 27 क्वेश्चन है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पहला है एक तारा। ये एक तारा आपको पता है मीराबाई बजाई करती थी। फिर दूसरा है अलगोजा। अलगोजा बांसुरी जैसा ही वाद्य यंत्र है। तीसरा है रावण हत्ता। रावण हत्ता भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और चौथा है नगाड़ा। इसे 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। बहुत आसान है। एक तारा देखो वापस रिपीट हो गया है। एक ही पारी में एक तरह के 2 प्रश्न आ गए। अगर आप पेपर का विश्लेषण करते हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगली शिफ्ट या अगले दिन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुफिसन नहीं है? तो ध्यान रखें, दादू दयाल सुफिसन नहीं है। अगला प्रश्न है, संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है के नाम से जाना जाता है? तो देखो, संतों का जो राजस्थान के अंदर इतिहास पार्ची या पर्चे के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने से क्या लाभ है? तो देखो, अधिक संख्या में पक्षियों का पालन, पिंजरे में अधिक संख्या में पक्षियों का पालन नहीं होगा, तो इसका पहला आंसर ही गलत हो जाएगा। अच्छा, पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, अच्छा लाभ पूछा है। स्वच्छ अंडों का उत्पादन, बिल्कुल ये लाभ है। परजीवी रोगों का नियंत्रण, बिल्कुल हो सकता है। उपयुक्त वातावरण की सुनिश्चितता, ये भी हो सकता है। तो पहला गलत है, बाकी तीनों लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय और भैंस में वत्स जनन के समय, वत्स जनन यानी प्रसव के समय काल्विंग टाइम हो जाता होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण है। तो आपको पता है मिल्क फीवर में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी रक्त में कैल्शियम स्तर घट जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है शरीर का। अगला है, राजस्थान साहित्य का प्रथम लेखक किन्हें कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भारतीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? तो उसे ध्यान रखें, रासो कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलगाय एक प्रजाति है। तो नीलगाय हिरण की प्रजाति है, ध्यान रखें। नाम में गाय आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय की प्रजाति है। वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है। आप वनों को हटा रहे हो, काट रहे हो, वो हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? ये मृदा अपरदन को घटाता है? ना जी, ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। ये वर्षा में वृद्धि करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है? ना, बिल्कुल कम करता है। तो ये 3 कथन तो गलत हो गए, तो चौथा सही हो जाएगा, ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है कहलाता है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसे आप कहोगे पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन में दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। एक वस्तु दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है, उस वस्तु के आकार के समान है और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने। तो ये दर्पण होगा दोस्तों, ये दर्पण हो जाएगा आपका समतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, केला देवी भी बहुत चर्चा में है, लगातार प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिए। केला देवी मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है।
अगला है कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो बैठकर 13 ताली किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये टोंक का है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक में से प्रश्न ज्यादा डिटेल में से नहीं पूछे गए हैं, कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं, उनमें से एक टॉपिक आ गया आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहां से पेपर में प्रश्न जटिल पूछा गया। दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो ऐसे मान लो मेरिट में लाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने अच्छी तैयारी की है उन बच्चों ने ये जो पीछे 74 क्वेश्चन हमने किए हैं वो लगभग सारे सही कर सकते हैं। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो अच्छे गलत करके आएंगे। इसका राइट आंसर होगा IPHWR 590। प्रश्न क्या है? भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो ध्यान रखना IPHWR 590। अगला प्रश्न है ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया है? तो सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो ध्यान रखें, मांस, अंडा, मछली और गाय का दूध। मांस में मछली में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत होता है। मछली जल में रहती है, उसके शरीर में फैट यानी चर्बी का आवरण होता है ताकि वो पानी में गले नहीं, इसलिए सर्वाधिक वसा किस में होगी? मछली में होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? तो देखो, प्रोटीन अंडे में लगभग अंडे और मांस, मछली, ठीक है, इन तीनों में से सबसे कम होगा गाय का दूध। गाय के दूध में प्रोटीन कम होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। चलते हैं आगे। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो ध्यान रखना, ढूंढाड़ क्षेत्र में, जयपुर वाले क्षेत्र में 6 की बोली बोली जाती है। काई करे 6। चलिए, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखो, वेणेश्वर का जो मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वेणेश्वर मेला। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से भावगढ़ बंद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो ध्यान रखना, श्री खलकाणी माता गंधर्व मेला लगता है। कपिल माता मेला करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। शीतला माता मेला जयपुर में लगता है और खलकाणी माता भी जयपुर में लगता है। तो ध्यान रखना, खलकाणी माता। फिर अगला है राजस्थान के अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अरावली पर्वत को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। फिर दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ना भाई, बिल्कुल गलत है। फिर है गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तो देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा CABD सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत है, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या प्रश्न है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्मिक बट्टो 25, 20 और 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? तो इसका समतुल्य एकल बट्टा आ जाएगा 49। दोस्तों, ऊपर वाला प्रश्न है, देखिए, उस 80 में खरीदा है और 100 में बेचा है, तो 20% का लाभ हो गया, यानी 25%। चलें आगे।
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत होगा 66.2/3%। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे? तो 16.2/3%। चले भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए कहां से शुरू हुआ था? तो ये ध्यान रखें, मानसरोवर से चांदपोल की ओर शुरू हुआ था। अगला है, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, वो कहाँ है? तो ये ध्यान रखें, एक तो अपने जयपुर में है, जो दूसरा है वो सीतापुर जोधपुर में। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आता है। फिर अगला है, भारत की प्रथम ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी पीटी उषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो कोच को दिया जाता है, यानी प्रख्यात प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च श्वास के दौरान पसलियां, तो ध्यान रखना जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो पसलियां नीचे की ओर जाती है और अंदर की ओर जाती है। तो नीचे की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है, मानव में आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो रेबीज आपको पता है रेबडो वायरस या लाइसा वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में काम में नहीं लिया जाता है? तो देखो बाकी सब काम में लेते हैं, तेल और पेंट काम में नहीं लेते हैं। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। पहला दिया हुआ है गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र में गाय और भैंस का गोबर होता है, यानी ए में 3, 2 ऑप्शनों में दिया हुआ है ए में 3। फिर दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ काम में लेते हैं, यानी बी ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, बी में 4 1 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है, कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल राइट आंसर है, मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों देखो, गेहूं, चना, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं, मक्का रबी की फसल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में था, 595। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 2001 से 2011 के बीच में बतानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में नाडियां तालाब की जगह पाई जाती है, अपन नाडी बोलते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल बांसवाड़ा से गुजरती है, पहला कथन ही सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। फिर अगला है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर स्थापित किया? तो सभी जानते हैं, भरतपुर। महाराजा सूरजमल को कौन नहीं जानता। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? तो मेजा बांध बनाया हुआ दोस्तों कोठारी नदी पर, ध्यान रखें। चलते हैं अगले। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये तो बहुत सरल सवाल पूछ लिया,
बच्चा बच्चा जानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो राजस्थान की कौन सी नदी होगी? सरस्वती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह भारत के राजस्थान से संबंधित है, जोधपुर रियासत से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न है, आनुवंशिक के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवंशिक के जनक सर जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आनुवंशिकता से 2 प्रश्न आ चुके हैं, तीसरा प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखो, कुपिकाएं, कंठ, लैरिक्स, श्वसनी, ये सब श्वसन तंत्र के भाग है। कौन सा नहीं है? मेडुला नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन से कथन सही है? ये प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, नहीं, गलत। ये अनेक पक्षियों का वास स्थान है, बिल्कुल सही है। ये तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गलत। ये यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? अलवणीय जल बोले तो ताजा पानी यानी मीठा जल, लवणीय जल मतलब खारा जल, अलवणीय जल की नहीं है मतलब खारे पानी की पूछी। इनमें से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो देखो, रोहू, कॉमन कॉर्प, कतला, ये नदियों में पाई जाने वाली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिल्सा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखो, महाराष्ट्र नहीं करता है, बाकी सभी राज्य करते हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आखा तीज पर पतंगे उड़ाई जाती है। चले भाई आगे। जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां ये गिरे जब ये गिरे थीम के साथ की है। निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग पुनर्भरण, वाटर शेड और गहन वन आरोपण। तो ध्यान रखना है कि इसमें केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी यानी चौथा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पैरा ओलंपिक खेलों में 2024 चाहे वो ग्रीष्म हो या शीतकालीन के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि कौन सी है? तो पुरस्कार राशि है 50 लाख रुपए, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखना, गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ है, रजत पदक के लिए 50,000 है। अगला, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखो, ऊपर वाले तीनों, गहलोत जी, भजन लाल जी और भैरव सिंह जी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। सचिन पायलट केवल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन पायलट। फिर अगला प्रश्न है, वन संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, वो कौन सा है? तो वो ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। फिर अगला, 2 संख्याओं के औसत और उनमें एक संख्या का अनुपात 2:3 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 3:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात 6 बराबर B अनुपात 7 बराबर C अनुपात 8 हो तो 2A + 3B - C + B + C का मान क्या होगा? तो देखो, ये थोड़ा सा चिन्ह मिस्टेक हो रखा है, यहाँ होगा A बराबर 6 अनुपात B बराबर 7, कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसका राइट आंसर निकलेगा 5/3। चलिए अगला प्रश्न है, पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है रुमेन में। फिर अगला है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है? यदि उनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 36 गुना है तो उनका गुणनफल 304 है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 यानी पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर।
अंकित ने 4 कमीजें 550 रुपए की दर से तथा 2 पतलून 820 की प्रति दर से खरीदी, तो इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? तो 640 रुपए इनका औसत मूल्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्दी, गडरिए, शेपर्ड संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखना गद्दी शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलते हैं आगे। जो अभी तक अपन ने लगभग 125 प्रश्न देख लिए हैं, इनमें पशुपालन से संबंधित प्रश्न बहुत कम आए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पशुचारण समुदाय कौन सा? तो राजस्थान में देखो रायका के 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। देखो पहले भी पूछा है, रायका ऊंट पालक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची सम्मिलित करनी है, एक तरफ गडरिया समुदाय है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। तो देखो रायका राजस्थान का हो गया, यानी ए में 2, 1 में दिया हुआ है। बता दो धनगढ़ महाराष्ट्र के, गद्दी हिमाचल प्रदेश के, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के, इसका पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगला। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसका राइट आंसर होगा 1972। राजस्थान के शरीर के कौन से भाग में हासली पहनी जाती है? तो ध्यान रखना गर्दन में पहनी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर बताना अपने को, तो इसका राइट आंसर होगा आनंद कैंटेस कुमार स्वामी। फिर अगला, बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? तो बछावत की हवेली बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो रसिया गाए जाते हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गग्गड़ नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है? हनुमानगढ़ भटनेर वाला है। फिर अगला, बर्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखें पुष्कर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो इसमें अपन कह सकते हैं राणा सांगा। और अमर सिंह राठौड़ के बारे में भी कहा जा सकता है, पर ज्यादा राणा सांगा मान रहे हैं इतिहासकार, इसलिए राणा सांगा को इसका सही आंसर मानेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 5% की शुद्ध प्रतिशत वृद्धि हुई है। किसी संख्या के 71 और 62% में अंतर 81 है, उस संख्या का 25% क्या है? तो उत्तर होगा 225 यानी डी। चलते हैं, किसी संख्या में 111 घटाने पर वो स्वयं की 63% रह जाती है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा? तो उस संख्या का 20% होगा 60। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य कवरेज करती है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जिनकी खपत प्रति माह कितने यूनिट है? तो इसका राइट आंसर होगा 100 यूनिट। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखती है, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ साइंस का प्रश्न है, देखिए, ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति को इसको कर्माकुंचन कहते हैं। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग इसे ग्रहणी कहते हैं। आहार नाल का अंतिम सिरा इसे मलाशय कहते हैं और आहार नाल का वह भाग जो मुख के बाद आता है उसे मुख्य गुहा कहते हैं। तो देखिए, ए के अंदर 1, बी के अंदर 3, सी के अंदर 2, सी के अंदर 4, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, धातु के डिब्बों का किया जा सकता है, चिकित्सा अपशिष्ट का नहीं करते, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का नहीं करते, प्लास्टिक की बोतल का करते हैं। देखो, पुनर्चक्रण किन वस्तुओं का किया जा सकता है दोस्तों? उन्हीं का कर सकते हैं जिनको कबाड़ी खरीद कर ले जाता है। तो देखो, धातु के डब्बे ले जाता है, प्लास्टिक की बोतल ले जाता है, कागज ले जाता है, उनका अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से अपन देखें तो ए और डी का पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मावठ कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन प्राचलों पर केंद्रित होती है? चूजों की संख्या और गुणवत्ता, उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता, उच्च देखभाल की आवश्यकता, अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि। तो देखो, आप नस्ल सुधार करवा रहे हो, नस्ल सुधार करवाओगे तो आप ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और अनुकूलनता ज्यादा हो। ये दो चीज अपन नस्ल सुधार में ज्यादा देखते हैं। तो अगर आप देखो उच्च देखभाल की आवश्यकता पड़ती है किसी चूजे को, यानी आप अपना काम बढ़ा रहे हो, तो फिर काहे की नस्ल सुधार हुई? वो तो नस्ल सुधार हुई नहीं, इसलिए ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शनों में अगर अपन देखें तो चूजों की संख्या और गुणवत्ता आप बढ़ाना चाहोगे नस्ल सुधार के द्वारा, अनुकूलनता उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता भी लाओगे, तीसरा अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि भी चाहते हो ताकि वो ज्यादा अंडे दे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए, बी, डी, ये तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। तो देखो, राजस्थान में सीता माता राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखो, अब इसको अपने को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्न को। देखो, नेशनल पार्क की बात कर रहा है, नेशनल पार्क की बात करें ना तो राजस्थान में 2 ही नेशनल पार्क हैं दोस्तों। प्रश्न को पढ़ने में गलती मत करना। यहाँ वन्य, अच्छा आगे अभ्यारण्य भी दिया हुआ, बिल्कुल अभ्यारण्य भी दिया हुआ, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में नहीं होगा। इसलिए राजस्थान में कौन सा है? तीनों हो गए, ए और बी, सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में 12 महीनों तक बहती है? तो 12मासी नदी अपने राजस्थान में चंबल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितने किलोग्राम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 52.5, यानी बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 45% लड़कियां हैं और उन लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितने किलोग्राम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.75, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये 150 प्रश्न हैं जिनके हमने आपको आंसर की बताई है। ये आंसर की एनसीईआरटी बुक्स और जो बोर्ड की पुस्तक हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई है, उन्हीं में से आंसर उठाए गए हैं। आंसर के बनाते समय पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी भी प्रकार की गलती के लिए माफी चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।